इस वक्त हम महू में हैं, इंदौर में हैं और बाबा साहब की जन्मभूमि पे यहाँ पे सारे बहुजन यूट्यूबर्स आए हैं। और इस बीच हमारे पास साथ में सिद्धेश गौतम जी भी हैं। सिद्धेश गौतम जी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे इलस्ट्रेशन वो बाबा साहब के बनाते हैं। सिद्धेश जी बहुत बहुत स्वागत है। कि मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इतने अच्छे आप आर्ट्स बनाते हैं, इतने अच्छे आपके आर्ट्स देश दुनिया में जाते हैं, कैसे आपके मन में आया कि आपने आर्ट्स में जाना चाहिए और विशेषतः हमारे आंदोलन के आर्ट्स पे आपने काफ़ी काम किया है? जय भीम, जय सावित्री माई। मेरे लिए आई थिंक आर्ट्स का जो मेन जो शुरुआत थी वो बाबा साहेब ही थे। मैं जिस फैमिली से आता हूँ वहाँ आज भी जूता बनाते हैं। और जब मैं छोटा था तो मेरा जो पहला कैनवस था वो जो रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा होता है उसके पीछे एक मेटल प्लेट होती है, उसके ऊपर आपको कलर करना होता था। तो आप गलत नहीं कर सकते उसको। तो हम बचपन में हमें समर वेकेशन पे जो छुट्टी पे का समय जो होता है हमें वो करने को दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं वहां से मैंने आर्ट करनी शुरू की। तो मैं बचपन से बना रहा हूँ कुछ ना कुछ। उसके बाद बाबा साहब की दोबारा जो दूसरी कृपा है वो ये है कि एजुकेट। तो उसके बाद मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं रोका नहीं मुझे कि मैं अपनी एस्पिरेशंस को किसी भी तरीके से रोक पाऊँ। उन्होंने हमेशा से बोला कि आप कुछ भी कर सकते हो। जो बच्चा स्कूल के बाहर बैठा था जब वो कोलंबिया में जाके पढ़ सकता है, हम उसकी संतानें हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे कभी उस तरीके से रोका नहीं गया। तो मैंने एग्जाम दिए डिजाइन के। तो मैं देश के जो सबसे बढ़िया डिजाइन कॉलेजेस है NID और NIFT उनसे पढ़ा। उसके बाद मुझे एक्सचेंज के लिए मिलान भेजा गया इटली में। फिर मैं वहाँ इटली में भी पढ़ा। तो वहां से मुझे ये समझ में आया, जब मैं इटली गया तो मुझे एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला। मुझे समझ में आया कि दुनिया में बहुत जगह मार्जिनलाइज लोग हैं, बहुत जगह लोगों को अनटचेबल की तरह रखा गया है। तो मैंने उनके बच्चों के काम देखने शुरू किए। तो मुझे लगा कि यार हमारे पास भी वो काम है और वो काम को करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। और मैंने अपने पहले बाबा साहेब अगर मैंने हाथ से जो प्रॉपरली बनाए हैं वो मैंने इटली में बैठ के बनाए। इटली में वो मैंने पहली बार इटली में बनाया उनको। और उसके बाद से फिर मैं कभी रुका नहीं। उसके बाद से मैं आज तक सिर्फ बाबा साहेब ही नहीं, मैं अपने मूवमेंट के जितने महानुभाव जो जितने आइडल्स हैं उन सबको बनाता हूँ। उन सारी स्टोरीज को वापस लाने की कोशिश करता हूँ। सावित्री माई जब जा रही हैं पढ़ाने के लिए 2 साड़ियाँ लेके, वो किस तरीके से जा रही है, उनका चलने का क्या तरीका है, क्या वो हमेशा पल्लू लगा रहा था? जब तेज हवा चलती होगी तो उनके बाल भी हवा में उड़ते होंगे, उनका पल्लू भी हवा में उड़ता होगा। तो वो जो रोमांटिसाइजेशन है जो सिर्फ बाकी लोगों को दिखता है, हमारे अंदर भी तो है वो। तो वो कहीं ना कहीं निकालने की मैंने कोशिश की और वो मुझे समझ में आया कि ये बहुत सारा काम है और ये करते रहना पड़ेगा और बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो आपने एक पूरा कमिटमेंट अपने आंदोलन के दिया है। आपके जो विजुअल आर्टिस्ट होते हैं या फिर आप इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो काफी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसको आपसे कोई दिक्कत नहीं होती है? देखिए, मैं ये जो काम है मेरी जो कम्युनिटी है उसके लिए ही है। मगर अगर इस काम को कोई सवर्ण यूज करता है तो उसको उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। हमने 5 सालों में कम से कम एटलीस्ट अपने विजुअल आर्ट में इतना तो बना लिया है कि अगर कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन हमारे ऊपर आर्टिकल लिखता है और उसमें अगर फोटोग्राफी या विजुअल इमेजरी लगाता है तो वो हमारे अलावा, मतलब हमारी कम्युनिटी के अलावा वो किसी से लगवा नहीं सकता। क्योंकि अगर किसी और से लगवाएगा तो हम उसके ऊपर ऐसा आर्टिकल लिखेंगे कि उसके ऊपर उसको प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ से। तो हमने इतना असर्शन तो एटलीस्ट दिया है कि अब हमारे ही लोग, अगर हमारी जो तस्वीरें बनाएंगे वो हमारे ही लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने ही यहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आर्टिस्ट हम नहीं है। आर्टिस्ट हम हमें बचपन से अंदर से हैं। हम रिक्शे के ऊपर पेंट करके आर्टिस्ट बने हैं और अंग्रेजी में वियना यूनिवर्सिटी, हेग में ISS में अलग अलग जगह लेक्चर्स देते हैं। तो वो बाबा साहेब की कृपा है और हमारे माँ बाप की कृपा है, इस कम्युनिटी की कृपा है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा कि हम बुद्ध के काल में देखते हैं कि अलग अलग स्तूपास में है, काफ़ी अलग अलग आर्ट स्ट्रक्चर भी देखे हैं हमने, और एक बुद्ध की पूरा लाइफ का वर्णन भी आर्ट्स में दिखता है। तो उससे कितना प्रभाव होता है और उससे भी कुछ वर्क होता है आपका? बिल्कुल। मैं बुद्धिज्म, स्पेशली अम्बेडकराइट बुद्धिज्म, जैसे मैं अभी एक नॉवल के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि वेस्ट के लिए है, एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिए है। बट मैंने ये देखा कि लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, बट उस बुद्धिस्ट स्टडीज़ में कभी नागपुर के बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं होती है। और मेरी नज़र में नागपुर का बुद्धिज्म एक अलग तरीके का बुद्धिज्म है, एक बहुत मॉडर्न बुद्धिज्म है जो बाबा साहेब ने हमको दिया है। और वो साइंटिफिक है, वो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात करता है जो कि ग्लोबल फिनोमेना है। तो मुझे लगा कि उस बुद्धिज्म को भी
इंक्लूड करने की जरूरत है, तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि मैं जो नागपुर का जो बुद्धिज्म है इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, इसको भी कवर करने की कोशिश करूं, इसमें क्या क्या आंदोलन हुए हैं, इसमें क्या किस तरीके से जो डिग्निटी की जो लड़ाई थी, वो डिग्निटी की लड़ाई में बुद्धा ने किस तरीके से मदद की और हम सब कैसे खुद बुद्ध बन सकते हैं। अतः दीपो भव वाली जो बात है कि हम अपनी खुद की लाइट कैसे बन सकते हैं, और ये किसी भी प्रोफेशन में अगर आप देखें, आप मेडिकल साइंस में हो, आप आर्टिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, अगर आप खुद की लाइट बन सकते हैं तो आप उसमें एक्सेल करेंगे। और आप वहाँ पे बाबा साहेब का जो वो है कि लाइफ शुड बी ग्रेट rather than लॉन्ग, आप उसमें फिर अपने आप को एसिमुलेट कर पाएंगे, आप उसमें अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो अतः दीपो भव और वो लाइफ शुड बी ग्रेट, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और ये कहीं ना कहीं मैं इसको लेके आना चाहता हूँ, सबको मिला के लेके आना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक यूनिक प्रयास है कि इलस्ट्रेशन के माध्यम से, विजुअल आर्ट्स के माध्यम से हमारे जो आंदोलन के महानायक है उनका संघर्ष को लोगों तक सामने लाने का बहुत अच्छा नेक प्रयास जो है सिद्धेश गौतम जी कर रहे हैं। और बहुत और आगे भी कई सोच है उनकी, कई संकल्पनाएं हैं, तो उसके लिए मंगल कामना देता है। और आप हमारे बीच में आए और आपके आर्ट्स के माध्यम से लोग और जागरूक हो, उनमें हमारे आंदोलन के प्रति चेतना बढ़े, ऊर्जा आए, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।